जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप सभी यहाँ पे बताओगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक। और हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराएंगे आप सभी उसे देखिए और बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन का आंसर पता था और कितने का नहीं पता था। अगर पता है तो बहुत ही बढ़िया, आपकी एग्जाम की तैयारी शानदार तरीके से चल रही है। और नहीं पता है तो ध्यान से देखने की आवश्यकता है। अब समय कम बचा है, कम समय में बेहतर तैयारी करना है। तो चलिए यहाँ पे आप सभी के सामने फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण Fe+H2O, यहाँ पे Fe3O4 प्लस H2 को संतुलित करने पर, क्या बाबू, संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या क्या होगी। बताना है कि जल में अणुओं की संख्या क्या होगा। समीकरण को देखिएगा बाबू, समीकरण है Fe+H2O और ये यहाँ पे रिजल्ट इसका आ रहा है Fe3O4 प्लस H2O। अब बोल रहा है कि इसको संतुलित करना है और संतुलित करने के बाद बताना है कि इसमें जल के अणुओं की संख्या, ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या कितनी है। तो आइए इसको हम संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए फिर से हम इस समीकरण को दोबारा लिख ले रहे हैं। देखिएगा, इस समीकरण को हम दोबारा लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले संतुलित करेंगे यहाँ पे Fe को। यहाँ पे देखिए आयरन 3 को है ना, यहाँ पर कितना है, 1 है, तो हम यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3 से गुणा कर दिए। अब दोनों साइड Fe इधर भी 3 और Fe इधर भी 3, 3 3 हो गया बाबू। अब देखिएगा, अब जब Fe3 हो गया तो अब दोबारा चेक करना है कि और हमें क्या संतुलित करना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन 4 है और इधर बाबू ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर देखिएगा 1 है, तो यहाँ पे हम 4 से गुणा कर देंगे। अब इधर भी 4 गो ऑक्सीजन हो गया। ध्यान से देखिएगा बाबू, इधर भी 4 गो ऑक्सीजन हो गया और इधर भी 4 गो ऑक्सीजन हो गया। अब बचा है बाबू यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए 4 दूना के 8 हो गया, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन में भी किससे गुणा कर दें, यहाँ पर हाइड्रोजन में भी बाबू हम 8 से गुणा कर दे रहे हैं। देखिएगा ये हाइड्रोजन में भी 8 से गुणा कर दे रहे हैं। अब ये समीकरण हो गया संतुलित। बताना है कि इसमें ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो इधर भी देखिए 4 गुणे ओ, 4 हो गया, यानी कि 4 गो ऑक्सीजन, इधर भी 4 गो ऑक्सीजन है, तो बाबू परमाणुओं की संख्या हो गया 4। ऐसे ही इसको संतुलित करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जरा इसको देख लीजिएगा कि कैसे संतुलित किया गया है। चलिए, अब अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो ठीक है, और नहीं समझ में आया है तो इसको थोड़ा सा बैक करके और दोबारा देखने का प्रयास कीजिए। अगर दोबारा देखोगे तो जरूर समझ में आएगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आप सभी के सामने है, जरा इसको देखिए। बोल रहा है कि पक्षी और चमगादड़ के पंख के हैं, पक्षी और चमगादड़ के पंख है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है समजात अंग, दूसरा अंग है ऑप्शन है समृद्ध अंग, और तीसरा है अवशेषी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है बाबू आप सभी के सामने। तो देखिएगा, ये दोनों समजात अंग नहीं है। क्या, पक्षी और चमगादड़ के पंख समजात अंग नहीं है और अवशेषी अंग भी नहीं है, बचा हुआ अंग भी नहीं है। ये है समृद्ध अंग, यानी कि समरूप अंग है। कैसे है बाबू, समरूप अंग है। दोनों का काम होता है उड़ना, परंतु इसकी संरचनाएं अलग अलग होती है। आगे देखो अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जरा इसको देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कह रहा है कि हमारे जो हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर किस पीएच पराशर के अंदर कार्य करता है। हमारा बॉडी जो है इस एक किस पीएच पराशर के अंतर्गत कार्य करता है, यानी कि हमारे शरीर का पीएच मान क्या होता है। बताना है कि मनुष्य के शरीर का पीएच मान क्या होता है। तो देखिए, मनुष्य के शरीर का पीएच मान 7 से अधिक होता है। कितना, 7 से अधिक होता है, और 7.8 से कम होता है, यानी कि 7 से लेकर 7.8 के बीच होता है शरीर का पीएच मान। ठीक, क्योंकि शरीर का जो शरीर होता है क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, इसलिए। अब देखो बाबू, अगर 0 से 6 रहता तो अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाता, या 6 से 9 होगा ही नहीं। ये ऑप्शन आएगा कितना, 7 से लेकर 7.8 तक। याद करके रखना है कि शरीर का पीएच मान 7 से लेकर 7.8 के बीच होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है बाबू, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर लिथियम, कैल्शियम, कॉपर और आयरन है। इसका एक शॉर्टकट तरीका बता दे रहे हैं बाबू, याद करिएगा, नकली। नकली, यह है नकली। अगर इसमें से कोई आता है तो उसे चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पे एल आई आया ना, तो ये हो जाएगा लिथियम। लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। याद करके रखना है ये शॉर्टकट तरीका बाबू, नकली। अब अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। CaCO3 है, CaOH2 है, CaO है, यहाँ पे CuSO4 है। तो बाबू यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट 4 गो में से ऑप्शन ए होगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होगा, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन बाबू क्वेश्चन नंबर 6 है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, हम लोग लगातार ऐसे रिवीजन करते रहेंगे। देखिएगा, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होगा। अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होगा। तो ये बाबू है N, और यहाँ पे देख लो ये है H। 3 वर्ड, संयोजकता कितनी होगी बाबू, इसकी संयोजकता 3 होगी। देखिएगा ऑप्शन सी होगा, छुआ का ऑप्शन सी होगा कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी। तो नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निष्क्रिय गैस है। निम्नलिखित में से कौन निष्क्रिय गैस है। या देखिए बाबू, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है, क्लोरीन और आर्गन। तो याद करके रखना है बाबू, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ठीक है ना। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनन। लिखते नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनन, ये सारे होते हैं बाबू अक्रिय या निष्क्रिय गैस। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्गन दिया है ना, तो आर्गन हो जाएगा निष्क्रिय गैस। इसके जगह पे हीलियम रहे, नियोन रहे, क्रिप्टन रहे या जेनन रहे तो वो भी होगा निष्क्रिय गैस। याद करके रखना है। आगे देखो बाबू 8 नंबर क्वेश्चन, बोला किसी वस्तु का भार निम्न में से कहां पर अधिक होगा। किसी भी वस्तु का भार निम्न में से कहां पर अधिक होगा। तो बोला है कि विषुवत रेखा पर, ध्रुव पर, पृथ्वी के केंद्र पर और सभी स्थानों पर समान होगा। तो बाबू आप सभी को पता है कहां पे होगा, किसी को पता है तो जरूर इसको बताने का प्रयास कीजिए। बोल रहा है कि किसी वस्तु का भार निम्न में से कहां पर अधिक होगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर। ऑप्शन ये रहा बाबू, यहाँ पे ये ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी और ये ऑप्शन सी। पृथ्वी के केंद्र पर बाबू याद करके रखना है। कहां पर, पृथ्वी के केंद्र पर याद करके रखना है कि वस्तु का अधिक भार होता है पृथ्वी के केंद्र पर। अब अगला देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बोला निम्नलिखित में कौन चतुष्परमाणुक अणु है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बताना है कि निम्नलिखित में से कौन चतुष्परमाणुक अणु है। बाबू देखिएगा यहाँ पे बताना है कि कौन में 4 गो परमाणु वाला अणु है। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन हो जाएगा SO3, ये वाला है चतुष्परमाणुक अणु। अब आओ बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर
10 देखना है बाबू। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10वां नंबर क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिएगा। बोला निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? आयरन, कॉपर, निकेल, ये सारे धातुएं हैं। ये तीनों के तीनों बाबू धातुएं हैं। तो ये वाला हो जाएगा एक उपधातु, याद कर रखिए। ये तीनों तो धातु है, तो बचा कौन? बचा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू उपधातु। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, के कक्षा यानी कि पहले सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा बाबू? पहले सेल, ये तो हो गया केंद्र, यहाँ पहले सेल हो गया, पहले में 2 गो और दूसरे में बाबू अधिकतम 8 गो होता है। तो ये हो गया सेल के, और ठीक है एल। यहाँ पे देखिएगा बाबू, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गो होगा। पहले कक्षा में 2 और दूसरे कक्षा में 8। तो यहाँ पे ऑप्शन 11 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है निम्न में से कौन एक कोशिकीय है? बाबू ऑप्शन है अमीबा, पौधे, कवक और जंतु। तो यहाँ पे अमीबा हो जाएगा बाबू, अमीबा होगा एक कोशिकीय। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन हो जाएगा ए, अमीबा एक कोशिकीय है। आओ देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए बाबू कि न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन हो जाएगा जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, जे थॉमसन और इनमें से कोई नहीं। तो जेम्स चैडविक किए थे, ठीक है ना? जेम्स चैडविक किए थे बाबू न्यूट्रॉन का आविष्कार। आप लोग रदरफोर्ड के बारे में पढ़े होंगे, जे थॉमसन के बारे में भी पढ़े होंगे। ये है जेम्स चैडविक है न्यूट्रॉन का आविष्कार करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था बाबू? याद करके रखिए, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो यहाँ पे कोल्वे नहीं किया था, ये बाबू बोहलर किए थे। कौन? बोहलर ने किया था प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण, ठीक है। और बोहलर के गुरुजी कहते थे कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, तो इन्होंने पहली बार कार्बनिक यौगिक यूरिया को बनाया प्रयोगशाला में, और उसके बाद से अभी तक करोड़ों कार्बनिक कंपाउंड्स बनाए जा चुके हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा क्वेश्चन नंबर बाबू 15 को देखिएगा। बोल रहा है कि पादप जाइलम, पादप में जाइलम का क्या कार्य है? पादप में जाइलम का क्या कार्य है? तो पादप में जाइलम का कार्य है जल का संवहन करना। आप फ्लोएम का कार्य है भोजन का संवहन करना। जाइलम से जल, ज से जाइलम, ज से जल, याद करके रखना है। तो जाइलम जल को पहुंचाता है सभी जगह, और फ्लोएम भोजन का वाहन करता है, ठीक है ना। यानी भोजन का वहन करता है, और जाइलम जल का वहन करता है। तो ये 15 क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा, याद करके इसको रखना है। अगले वीडियो में हम लोग फिर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन लेकर हम मिलेंगे, और वहां पे आप सभी को तैयारी कराया जाएगा, ठीक है ना। अब आप हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। और साथ में अब हमेशा ऐसे ही क्लास चलता रहेगा बाबू, ऑनलाइन भी क्लास चलने वाला है, ठीक, लाइव क्लास चलने वाला है। तो उस लाइव क्लास में भी आप जुड़ जाएंगे, आप सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। और बता देना चाहते हैं कि अभी जो लाइव क्लास चलने वाला है उसमें मैथ का ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, पर डे लगभग 50 क्वेश्चन कराया जाएगा,
ठीक है ना। तो उस 50 क्वेश्चन के सीरीज में जुड़ जाइए और उसका टाइम रहेगा 6:30 बजे शाम को ही रहेगा, ठीक है ना। 6:30 बजे शाम को ही पर डे लाइव क्लास चलाया जाएगा। वहां पे मैथ का ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अन्य भी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट्स का भी ऑब्जेक्टिव कराने का हम प्रयास करेंगे। तो आप लोग बने रहिए और लगातार लाइव क्लास का आनंद उठाइए, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।